नमस्कार, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। दुर्ग में फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री से 1 करोड़ 54 लाख के करीब 65,000 किलो सुपारी जब्त। प्रशासन की टीम ने फैक्ट्री को किया सील। बीजापुर में नेशनल पार्क इलाके में मुठभेड़। 25 लाख के नामी नक्सली भास्कर ढेर। मौके से AK-47 समेत कई हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। बिलासपुर में 10 नए कोरोना मरीज संक्रमित। मरीजों को किया गया होम आइसोलेट। आज देश भर में मनाई जा रही ईद उल अजहा। मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज। मुस्लिम भाई एक दूसरे को गले मिलकर दे रहे बकरीद की बधाई। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। लोरमी में हुए 7 साल की बच्ची के अपहरण के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक नरकंकाल की डीएनए रिपोर्ट बच्ची के डीएनए से मैच हो गई है और इसके साथ ही इस बात की भी पुष्टि हो गई कि वह नरकंकाल इसी बच्ची का था। पुलिस ने बच्ची की मां और भाभी का पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कराया है। साथ ही कोर्ट से इजाजत लेकर इसका नार्को टेस्ट कराने की भी तैयारी है, ताकि बच्ची की मौत की वजह से पर्दा उठाया जा सके। बता दें कि 12 अप्रैल की रात बच्ची अपनी मां और छोटे भाई के साथ आंगन में खाट पर सो रही थी और इसी दौरान किसी ने उसे अगवा कर लिया था। पुलिस की 7 टीमें बच्ची की तलाश कर रही थी। कांग्रेस ने 20 अप्रैल को बड़ा आंदोलन भी इसे लेकर किया था। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोरमी में हुए 7 साल की बच्ची के अपहरण के मामले में यह बड़ा खुलासा है। पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक नरकंकाल की डीएनए रिपोर्ट बच्ची से डीएनए इसकी मैच हो गई है, यानी इसके साथ ही इस बात की पुष्टि हो गई कि वह नरकंकाल इसी बच्ची का था। पुलिस ने बच्ची की मां और भाभी का पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कराया है। इसके साथ ही कोर्ट से इजाजत लेकर उनका नार्को टेस्ट कराने की भी तैयारी की जा रही, ताकि बच्चे की मौत की वजह से पर्दा उठाया जा सके। बता दें कि 12 अप्रैल की रात बच्ची अपनी मां और छोटे भाई के साथ आंगन में खाट पर सो रही थी। इसी दौरान किसी ने उससे अगवा कर लिया था। पुलिस की 7 टीमें बच्ची की तलाश कर रही है। कांग्रेस ने 20 अप्रैल को इसे लेकर एक बड़ा आंदोलन भी किया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था। इस मामले पर जमकर राजनीति भी हुई थी। एक 7 साल की मासूम बच्ची जो अपनी मां और भाई के साथ घर के आंगन में सो रही थी, देर रात बच्ची का अपहरण हो जाता है। पुलिस की 7 टीमें लगातार बच्ची की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन इसी बीच शमशान घाट के पास एक नरकंकाल बरामद हुआ। पुलिस ने इसे जब्त किया और जांच में डीएनए रिपोर्ट बच्ची से डीएनए मैच इसकी हो गई है, यानी इस बात की पुष्टि हो गई है कि नरकंकाल इसी बच्ची का था। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। नक्सल मोर्चे पर लगातार पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान अब भी जारी है। नेशनल पार्क एरिया में सर्चिंग अभियान जवानों की ओर से की जा रही है। कल मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ था। AK-40 राइफल, अन्य विस्फोटक हथियार बरामद किए गए थे। अभी तक जो सुरक्षा बलों की टीम वापस नहीं लौटी है। सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान अभी भी लगातार जारी है। तो यह बड़ी खबर आता है बचा रहा है बीजापुर से, जहां नेशनल पार्क एरिया में सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। कल मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ था। मारा गया नक्सली तेलंगाना स्टेट कमेटी का स्पेशल सदस्य था। AK-47 राइफल और दूसरे विस्फोटक हथियार यहां से बरामद किए गए। अभी तक सुरक्षा बलों की टीम वापस नहीं लौटी है। तो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबर है, नेशनल पार्क एरिया में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कल मुठभेड़ में एक बड़ी सफलता मिली थी। कल मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ था। मारा गया नक्सली तेलंगाना स्टेट कमेटी का सदस्य था और
अभी तक जो सुरक्षा बलों की टीम है वो वापस नहीं लौटी है, अभी भी सर्च ऑपरेशन यहां पर जारी है। लेकिन एक बड़ी सफलता इसमें मिली। इस और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संतोष तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है, 25 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। सुरक्षा बल अभी भी सर्च ऑपरेशन यहां पर चला रही है, वापस नहीं लौटी, ये जानकारी है। क्या अपडेट इस पूरी खबर पर आपके पास? जी, आपको बता दूं कि पुलिस सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। नेशनल पार्क इलाके में जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें भास्कर नाम का नक्सली मारा गया था, जिसको छत्तीसगढ़ की तरफ से 25 लाख का और तेलंगाना की तरफ से 20 लाख का, कुल मिला के 45 लाख का इनामी नकली था जो मारा गया भास्कर। आपको बता दूं कि ये तेलंगाना स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी था और ये काफी लंबे समय से इलाके में बड़े बड़े नकली नेताओं का बैठक हुआ करता था नेशनल पार्क इलाके की तरफ, क्योंकि वहाँ पे एक सुरक्षा की दृष्टि से लोग सबसे महफूज इलाका है जहाँ पे बैठक कर सुरक्षा बलों को जानकारी के साथ वहाँ तक पहुँची और कल 5 को एक बड़ी सफलता मिली। इसी के साथ साथ अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका है और नेशनल पार्क जो है एक माओवादी के लिए सुरक्षा का लेकर भी बात कर रही थी। माओवादी के लिए सेफ जोन के तरीके से माना जाता था, जिसको लेकर अभी भी सुरक्षा बल वापस नहीं लौटी है। हालांकि रुक रुक कर फायरिंग चल रही है। 2 नक्सलियों को मार गिराने में भी कुछ सफलता मिली थी। अब खासकर के मारे जाने के पहले एक और नक्सली मारे गया था जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली माना जाता था। और कल जो है एक 25 लाख का इनामी नक्सली और तेलंगाना में देखें तो 20 लाख का 45 लाख का इनामी भास्कर को मारने में पुलिस को सफलता मिली थी। अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है और पुलिस अभी तक वापस संतोष, कितने नक्सलियों के जमावड़े की यहाँ पर सूचना थी? कितनी बड़ी संख्या में नक्सली यहाँ पर हो सकते हैं? जब जवान वापस लौटेंगे तो एक बड़ी सफलता के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। जी, आपको बता दूं कि वहाँ पे बड़े कैडर के लोग जो थे, पूरे ऐसा बताया जाता है कि करीब 150 से 200 नक्सलियों का एक बैठक हुआ करता था। हालांकि इस पूरी सुरक्षा बल वापस लौटने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा, लेकिन जो सूचना आपने बता रहे हैं कि 150 से अधिक माओवादियों का वहाँ पे एक बैठक चल रहा था, जिसमें एक नक्सली मारा गया। चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर अमल करते हुए दुर्ग में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने कुमारी गांव में संचालित फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से 52,500 किलो साबुत और 12,350 किलो कटी हुई सुपारी जब्त की है। बता दें कि फैक्ट्री के मालिक पर पहले भी जर्दा युक्त गुटखा बनाने के मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस फैक्ट्री में सुपारी की कटिंग की जाती थी और फिर उसे किसी और स्थान पर गुटखे में तब्दील किया जाता था। जब्त सुपारी की कुल कीमत करीब 1 करोड़ 54 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। प्रशासन की टीम ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। तो कलेक्टर के निर्देश पर अमल करते हुए दुर्ग में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने कोनारी गांव में संचालित फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से 52,500 किलो साबुत और 12,350 किलो कटी हुई सुपारी जब्त की। बता दें कि फैक्ट्री के मालिक पर पहले भी जर्दा युक्त गुटखा बनाने के मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस फैक्ट्री में सुपारी की कटिंग की जाती थी और फिर उसे किसी और स्थान पर गुटखे में तब्दील किया जाता था। जब्त सुपारी की जो कीमत है वो करीब 1 करोड़ 54 लाख से ज्यादा बताई जा रही। प्रशासन की टीम ने फैक्ट्री को फिलहाल सील कर दिया और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। बढ़ते आगे, राजधानी रायपुर के महादेव घाट पर युवक युवतियों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद एसएसपी ने एक अहम बैठक की। एसएसपी ने सभी क्लब, बार समेत होटल संचालकों के साथ एक बैठक कर जिला प्रशासन ने एक निर्देश जारी किया है और इसे पालन करने को कहा गया। देर रात तक क्लब, पब और बार खोलने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बैठक को अंतिम चेतावनी के रूप में समझा जाए, ये कहा गया। बता दें कि महादेव घाट पर युवक युवतियों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। युवती बिलासपुर से जन्मदिन मनाने के लिए रायपुर आई थी। रायपुर के क्लब में जन्मदिन मनाने के बाद युवती अपने दोस्तों के साथ 2 कार से महादेव घाट पहुंची और गाड़ी में गाना चलाकर जमकर डांस कर रही थी। इसका वहां के कुछ लड़कों ने विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने डीडी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने युवकों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।
बढ़ते हैं और अब बात कोरोना की करते हैं। पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी अब कोरोना डराने लगा है। खबर बिलासपुर से है, जहां पर एक साथ 10 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और ये अलग अलग इलाके में ये कोरोना के पॉजिटिव केस सामने है। शहर के गुलाब नगर, राजकिशोर नगर, हेमू नगर और नेहरू नगर क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इसमें हाई कोर्ट के एक जस्टिस भी कोरोना से संक्रमित मिले हैं। सभी कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेट कर दिया गया। संक्रमितों की हिस्ट्री निकाली जा रही है और यह बताया जा रहा है कि इसमें कई संक्रमितों की ट्रेवल हिस्ट्री है जो दूसरे प्रदेशों और महानगरों से ट्रेवल कर आए हैं। सर्दी, खांसी, कफ, बुखार की सभी को शिकायतें हैं। RT-PCR जांच में इनमें कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कोविड गाइडलाइन का पालन करने की सभी से अपील की है। तो देखिए किस तरह से एक तरफ देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं बिलासपुर में भी कोरोना के 10 संक्रमित मरीज सामने आए हैं और अलग अलग इलाकों में शहर के गुलाब नगर, राजकिशोर नगर, हेमू नगर और नेहरू नगर क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इसमें हाई कोर्ट के एक जस्टिस भी कोरोना से संक्रमित मिले हैं। जो है हम लोग की जानकारी में 10 केसेस की रिपोर्ट मिली है। एकता पैथोलॉजी लैब से में जो टेस्ट हुए हैं उन्होंने जानकारी भेजी है। हमारी जो अर्बन एरिया की जो टीम है वो सुपरवाइजरों की टीम को अलर्ट किया गया है। वो सब जाके उन पेशेंट्स से कांटेक्ट कर रहे हैं और उनके आसपास के घरों के सर्वे भी करवा रहे हैं। बढ़ते आगे, बिलासपुर में सरकारी सिस्टम की मनमानी का एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल वाहवाही लूट ने अधिकारियों ने अधूरे प्रोजेक्ट का ही मुख्यमंत्री से लोकार्पण करा दिया। अब स्थिति यह है कि उद्घाटन के 6 महीने बीत चुके हैं, लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। करोड़ों के इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया है। हम बात कर रहे हैं बिलासपुर स्मार्ट सिटी की ओर से बनाए गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। देखिए सरकारी सिस्टम की मनमानी पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दरअसल खेल संभावनाओं और खिलाड़ियों की क्षमता को देखते हुए न्यायधानी बिलासपुर में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने स्मार्ट सिटी बिलासपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। 14 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट में मल्टी एक्टिविटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को तैयार करना था, जिसमें इंडोर ग्राउंड, टेबल टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, जिम, स्विमिंग पूल, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे के साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाएं शामिल थी। लेकिन प्रोजेक्ट के पूरा होने से ठीक पहले ही सरकार बदल गई। नई सरकार सत्ता में आ गई। जल्दबाजी में अधिकारियों ने नवंबर 2024 में मुख्यमंत्री साय से इसका उद्घाटन करा दिया। लेकिन अब उद्घाटन के 6 महीने बाद भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुरू नहीं हो पाया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अभी भी ताला लगा हुआ है। वहाँ बंद होने का कारण यह है कि वहाँ बिजली जो पावर मिलना चाहिए वहाँ पे वो पावर उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। बिजली की समस्या होने के कारण वह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज तक बंद है। तो मैं सरकार से यही चाहूँगा कि जो भी जिस प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको निराकरण करके यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलने वाले खिलाड़ियों को उसका लाभ दिया जाए। इधर अधिकारी खुद इस बात को बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिजली कनेक्शन की व्यवस्था अब तक पूरी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से इस कॉम्प्लेक्स को अब तक शुरू नहीं किया जा सका। पिंक प्लेग्राउंड में इलेक्ट्रिसिटी के जो इशू थे उसको सॉल्व कर लिए गए हैं एवं उसको भी स्टार्ट करा दिया गया है। इसमें जो संजय तरण पुष्कर था, इसमें शुरू में ST और LT लाइन के लिए जो हमारा आवेदन था उसको मान्य नहीं किया गया था, वो भी मान्य हो गया है। वो SE ऑफिस में अभी पेंडिंग है। जैसे ही वहाँ से बिजली के हमें इसमें परमिशन मिलती है तो इसको भी पूरी तरह से चालू कर लिया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इस हाल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने हैं और बयानबाजी का दौर जारी है। ना वहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, न खेलने की व्यवस्था है और पता नहीं नगर निगम के अधिकारी, स्मार्ट सिटी के अधिकारी, कर्मचारी और सत्ता में बैठे हुए लोग इस ओर क्यों ध्यान नहीं देते हैं। उनसे निवेदन करता हूं कि अगर उद्घाटन हो गया है तो उसका जनता को सुपुर्द करके उसके जनता के लिए। कांग्रेस का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, उसमें कुछ काम अभी बाकी है। यहाँ खेल का संभावना भी बिलासपुर में बढ़ रहा है, तो उन्हीं के लिए एक सौगात था ये, लेकिन कुछ काम अभी बाकी हैं तो उसको पूर्ण करके जो है उसको फिर मतलब किसी को मतलब रख रखाव के लिए भी उसको दिया जाएगा। बहरहाल बिलासपुर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सरकारी सिस्टम की मनमानी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसे जनता के फायदे के लिए तो बहुत कम
लेकिन अपनी वाहवाही लूटने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। जितेंद्र धवाइत, IBC 24, बिलासपुर। बढ़ते आगे, सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर, 2 दिवसीय उनका दिल्ली का दौरा रहा। पहले दिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान सीएम ने प्रदेश उनको धन्यवाद दिया, प्रदेश में चल रहे अभियानों की जानकारी दी, ऑपरेशन नक्सल ऑपरेशन की सफलता और बस्तर अंचल में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। सीएम ने बताया कि 1.5 साल में 1428 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि 205 मुठभेड़ में 427 माओवादी मारे गए हैं। सीएम ने बताया कि अब बस्तर का चेहरा बदल गया है। जो कभी बंदूक और बारूदी सुरंगों के लिए जाना जाता था, आज वहां मोबाइल टावर खड़े हो रहे हैं, जो सिर्फ संचार का माध्यम ही नहीं बल्कि विकास और विश्वास का प्रतीक बन चुका है। 1.5 साल में 64 नए फॉरवर्ड सुरक्षा कैंपों की स्थापना की गई है। सरकार ने अब तक कुल 671 मोबाइल टावर चालू कर दिए हैं। नियर निलानार योजना के तहत 146 ग्रामों में 18 सामुदायिक सेवाएं और 25 तरह की सरकारी योजनाएं एक साथ क्रियान्वित की जा रही है। सीएम ने इस दौरान छत्तीसगढ़ में आयोजित सुशासन तिहार की प्रधानमंत्री को जानकारी दी। और बड़ी खबर है रायपुर से, जहां बेवरेज कॉर्पोरेशन अध्यक्ष के पदभार ग्रहण आज समारोह होगा। सीएम विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आम महोत्सव में भी सीएम शामिल होंगे। IGKVK में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सीएम साय कबीर जयंती महोत्सव में भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर है रायपुर से, बेवरेज कॉर्पोरेशन अध्यक्ष का आज पदभार ग्रहण होना है और इसमें सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आम महोत्सव में भी शामिल होंगे। IGKVK में राष्ट्रीय आम महोत्सव का भी आयोजन है। इसके साथ ही सीएम कबीर जयंती महोत्सव में भी शामिल होंगे। तो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ में नए ट्रांसफर नीति लागू होने के बाद इस पर लगातार सियासत हो रही है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि तबादला नीति किस तरह से बनाई गई है ये समझ से परे है, क्योंकि इसमें शिक्षकों का, पुलिसों का ट्रांसफर नहीं हो सकता, आबकारी में ट्रांसफर नहीं हो सकते। ऐसे में यह ट्रांसफर नीति कर्मचारियों को राहत देने के लिए नहीं बल्कि परेशान करने के लिए बनाई गई है। मंत्री श्यामबाई जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि युक्तिकरण के चलते शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं होगा और पुलिस विभाग में ट्रांसफर बैन का असर नहीं होता, क्योंकि पुलिस विभाग में साल भर ट्रांसफर होते रहते हैं। मंत्री जायसवाल ने कहा कि निगम मंडल बोर्ड में नए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, इसलिए यहां भी कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं होगा। शिक्षा विभाग का युक्तियुक्तकरण चल रहा है, तो ऐसे में जब तक युक्तियुक्तकरण पूर्ण नहीं होती है ट्रांसफ़र किया जाना संभव नहीं है, इसलिए उसको रोका गया। और पुलिस विभाग के उनके आप देखते होंगे कि उसके लिए किसी प्रकार का कोई बैन नहीं रहता है, वो 12 मास उसका ट्रांसफ़र उनके होते रहते हैं। हमारे नए निगम मंडल के अध्यक्ष लोग अपना कार्यालय वगैरह और सारे काम को समझ कर स्टेब्लिश नहीं हो जाते हैं, तब तक अभी उसको ट्रांसफ़र करने हेतु रोका गया। बढ़ते आगे, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबाई जायसवाल ने रायपुर में कालीबाड़ी स्थित जिला अस्पताल का उन्होंने दौरा किया और इसके बाद स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्होंने यहां पर जायजा लिया, देखा कि किस तरह से यहां जो मरीज पहुंच रहे हैं उनको सुविधाएं यहां पर मिल रही। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर, नर्स समेत अन्य स्टाफ की कमी को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम के RSS के कार्यक्रम में शामिल होने पर दीपक बैज के बयान पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि RSS को कांग्रेस नहीं समझ सकती। RSS किसी पार्टी के अधीन नहीं है, उसे किसी व्यक्ति से परहेज नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने धर्मांतरण पर कांग्रेस नेता शिव डारिया के बयान पर तीखा पलटवार किया और कहा कि धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी किसी को मूर्ख नहीं बनाती। शिव डारिया ने अपना कार्यकाल वो देखे कि कैसे पुलिस के डंडे के दम पर धर्मांतरण होता था। करोड़ रुपए की जो लिफ्ट हैं, 3 मॉड्यूलर OT हैं, काम भी चालू होगा। आज मुख्य रूप से जो स्टाफ नर्स की यहाँ मांग कर रहे थे और कुछ वार्ड आया तो उसको पूरी तरह से हम भर लेंगे। 25 नर्सेस और 10 करीब वार्ड आय की आवश्यकता थी, उसको 1 महीने के अंदर हम पूर्ण करेंगे। बढ़ते आगे,
सरकार सड़कों के विकास को लेकर लाख दावे करती है, लेकिन सरकारी दावों की पोल एक नहीं कई बार खुल चुकी है और एक बार फिर से सरकारी दावों की पोल खुलती हुई एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूरा मामला आपको बता दें कि लोरमी के झाफल से लक्षणपुर महंत जाने वाले मार्ग की ये तस्वीरें हैं। खराब सड़क पर हर रोज हजारों बच्चे पढ़ने शहर जाते हैं। सैकड़ों लोग रोजी मजदूरी करने लोरमी जाते हैं, लेकिन खराब सड़क की वजह से हादसे के शिकार हो रहे हैं। हर दिन हादसे की वजह से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है, क्योंकि बरसात में परेशानी और बढ़ जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 5 किलोमीटर की सड़क की मरम्मत के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत हुए, जिसका काम अनिल बिल्डकॉन नाम की ठेका कंपनी को मिला है। वहीं अब इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वह कैमरे पर आने तक को तैयार नहीं हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू का गृह क्षेत्र और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू का ये विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में दो कद्दावर मंत्रियों के क्षेत्र में विकास की क्या स्थिति है, इस सड़क की दुर्दशा को देखकर समझा जा सकता है। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ये 15 दिन हो गए, मात्र 1 किलोमीटर बस खुदाई किए हैं, उसके बाद अधूरा सब कुछ छोड़ दिए हैं। आने जाने वाले को पूरा परेशानी है और 2 साल हो गए ऐसे जर्जर सड़क पड़े हुए, कोई भी इसमें ध्यान नहीं देता। सड़क की स्थिति बहुत गंभीर है और बहुत दिनों से ना परेशानियों को झेलना पड़ रहा है और ये शासन में थोड़ा दोषारोपण है और ये जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करें। इसमें आने जाने में जैसे कि डबल सिबल रहते हैं तो दिक्कत हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है और टाइमिंग ज़्यादा लगता है, तो 5 मिनट में पहुँच जाते थे तो आधा 1 घंटा लगता है। इसके लिए संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेट करके इसको लाइन अप किया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, इतना लंबा पैच क्यों उखाड़ा गया है और पब्लिक की सुविधा के लिए जो बेटर उपाय करवाया जाए।